हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट का, ये निश्चित ही आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिन्हें फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रही है। ठीक है, उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधे हम लोग चलते हैं जिन लोगों को फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रही है। और निश्चित ही जो एक पेज में मैं फ़ॉर्मूला लेके आया हूँ, ये फार्मूले सीधे एज आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कम से कम इसमें से फार्मूला बेस्ड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल के रूप में हो, चाहे वो आपकी थ्योरी के रूप में हो। इस तरीके से हम फिजिक्स को आसान बनाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फार्मूले पे। F बराबर R/2, अर्थात F क्या है यहाँ पर किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और R क्या है उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको वक्रता त्रिज्या की जगह पे वैल्यू रख देनी है, उससे 2 को डिवाइड कर देना, तो आपको फोकस दूरी सामने से निकल के आ जाएगी। तो पहला ये जो फार्मूला है वो F और R में संबंध को भी बताता है। तो बेसिकली कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना होगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में निम्न प्रकार संबंध होता है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो फार्मूला निकल के आता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये दर्पण के लिए फार्मूला है जिसमें दर्पण की फोकस दूरी, U क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, V क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं देन इस पे बेस्ड अगर आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि दर्पण अवतल है कि उत्तल है, उसके लिए हमें आपको ये याद रखना होता है कि कौन सी दूरी प्लस में लेनी है और कौन सी दूरी माइनस में लेनी है। ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका न्यूमेरिकल जो भी आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड आपका फार्मूला निकल के आता है वो M बराबर I/O आता है। M कहाँ क्या है यहाँ पे रेखीय आवर्धन, I क्या है इमेज की लंबाई और O क्या है ऑब्जेक्ट की लंबाई। इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई। अर्थात कभी आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको बेसिकली लिखना है कि रेखीय आवर्धन वह होता है जब किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे -V/U भी लिखते हैं। N बराबर C/V, ये भी एक फार्मूला होता है जहां N अपवर्तनांक है, C प्रकाश की चाल है और V उस माध्यम में किसी भी किरण की चाल है। इसमें भी बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी किसी प्रकाश की किरण की चाल कुछ दे लेंगे और आपसे कहेंगे कि उसका अपवर्तनांक क्या है, तो आपको प्रकाश की चाल की जगह पे C की वैल्यू और उस किरण का वेग दिया होगा उसकी वैल्यू रख देनी है, तो आपको सामने अपवर्तनांक का फार्मूला निकल के आएगा। सेम इसी से बेस्ड ये वाला जो आपका फार्मूला निकल के आया है वो इसी से रिलेटेड है। सेम यहाँ पर अपवर्तनांक sin I/sin R, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि स्नेल का नियम लिखो। स्नेल का नियम तो आपको सीधा सा लिखना है कि जो यहाँ पर I है वो है आपका आपतितकरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण और R जो है वो है आपका अपवर्तन कोण। जे I क्या है आपतन कोण और R क्या है अपवर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या हुआ स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। जो अनुपात निकल के आता है वो हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं।
यहाँ तक क्लियर होता है। फिर इसके बाद n बराबर 1/c भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। चूँकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके 30% से लेस है तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये वाला जो आपका लेंस के लिए फॉर्मूला पूछते हैं कि लेंस के लिए एफ वी यू में संबंध लिखो, तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस u माइनस v, ऐसा आपको लिखना है। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ठीक है ना। इसी तरीके से रेखीय आवर्धन भी पूछते हैं कि लेंस के लिए रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो I/O जहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है P आपका बेसिकली क्या है, किसी भी दर्पण या फिर लेंस की क्षमता क्या होती है। तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। पी क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, एफ का व्युत्क्रम होती है। तो एफ के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये तीनों बातें हमारे हिसाब से आपकी क्लियर हुई होंगी। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी आपके 10th से हटा दिया गया है और ये भी टॉपिक आपसे हटा दिया गया है, तो ये इनको हम लोगों को अभी नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस निकल के आता है Q बराबर NE, इसे हम लोग क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, मूलावेश, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम। तो छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 है, तो उसमें उपस्थित आवेश कितने होंगे। तो Q बराबर निकालना है, N का मान रख देंगे, E का मान आपको पता होता है, सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये I बराबर Q/T क्या है, विद्युत धारा की कभी परिभाषा पूछें तो आपको क्या करना है, T का मान 1 सेकंड ले लेना है। तो 1 सेकंड में प्रभावित होने वाले Q मतलब आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या फॉर्मूला लेकर के आता है, Q/T, अर्थात 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाह होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है V बराबर W/Q। V क्या है, यहाँ पर वैद्युत विभव है। W क्या है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य, और Q क्या है, उस आवेश को जिसको ले जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव की डेफिनेशन होती है कि अनंत से जब किसी आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में, यानी कि ये इन्फिनिटी, यहाँ पर आवेश, इसको आवेश को किसी पॉइंट पर ले जाएंगे हम ए पर पॉइंट पर, इस आवेश को ले जाने में कुछ ना कुछ कारण करना पड़ेगा, वो कार्य मान लिया हमने W है। तो अनंत से किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, V, यानी कि वैद्युत विभव कहते हैं। ये सीधा सा डेफिनेशन निकलती है। इससे हम लोगों का न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन भी बन सकती है, मल्टीप्लाई चॉइस भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो आता है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनना ही बनना क्वेश्चन है, V बराबर IR। इसे हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम। ये नियम क्या कहता है, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं अर्थात ताप, दाब और उसकी लंबाई में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I हमेशा उसमें उत्पन्न विभवांतर की कैसे होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात I या फिर ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो V बराबर आपका अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो R एक कांस्टेंट के रूप में आता है, तो V बराबर IR निकल के आ जाता है। तो कभी पूछा जाए कि ओम का नियम क्या है, तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अर्थात लंबाई, ताप, दाब, इसमें परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभव हमेशा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, साथ में एक कांस्टेंट R आएगा जिसे हम उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो V बराबर IR, इसे ओम का नियम कहते हैं। जब भी आ जाए सीधा छाप के आपको लिख देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो रो आता है, रो बराबर RA/A ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, या फिर ये पूछता है कि R जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है R, वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो R होता है वो उसमें उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप दो बातें अगर लिख देंगे तो आपको जो एग्जामिनर है बहुत सफिशिएंट नंबर देगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होती हैं आई थिंक। फिर बात आती है रेजिस्टेंसों की, कि रेजिस्टेंसों को हमें जोड़ना है, यानी कि जो प्रतिरोध हैं उनको जोड़ना है। जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, R बराबर R1 + R2 + R3। जब उनको पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से ये आपका निकल के आता है। विद्युत ऊर्जा W बराबर V × Q होता है। किसी आवेश को
किसी आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें V बराबर Q बराबर IT हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, तो W बराबर V इंटू टी, चूँकि हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT, तो यहाँ पर Q की जगह पे IT शिफ्ट कर दिया, तो W का ये फॉर्मूला भी बन गया। फिर हमने क्या किया, V बराबर IR जानते हैं हम लोग, तो V की जगह पे IR शिफ्ट कर दिया, तो I स्क्वायर R इंटू टी बन गया तीसरा फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने क्या किया, V और R में यानी कि I की वैल्यू रख दी, तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R, तो यहाँ से मैं V अपॉन R शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। कभी कभी विद्युत ऊर्जा को कैलोरी में आपको निकालना होगा, तो 4.2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ऊष्मा कभी कभी पूछते हैं कि डायरेक्टली ऊष्मा क्या होती है, तो आपको क्या करना है, W से 4.2 से आपको डिवाइड करते जाना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ऊष्मा। शक्ति पूछते हैं कि शक्ति क्या होता है, तो किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर W अपॉन टी। एकांक समय में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला W अपॉन टी होता है। अब W की जगह पे VI यहाँ से ऊपर से शिफ्ट करेंगे कि VI होता है, फिर V स्क्वायर अपॉन R होता है, और I स्क्वायर और R होता है। इसमें क्या करना है, W के मान जैसे रखते जाएंगे तो हम लोगों को ये तीनों फार्मूले आपके पास निकल के आ जाएंगे। यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पूछते हैं कि यूनिटों की संख्या निकालिए, तो उसमें आपको वाट लिखना होगा, घंटे, दिन, संख्या अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिटों की संख्या निकल के आएगी। सर कैसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक घर है जिसमें 5 वाट का बल्ब लगा हुआ है, वो डेली 6 घंटे जलता है और 1 महीने तक यदि जलता है तो उसमें यूनिटों की संख्या कितनी खर्च होगी, अर्थात 1 किलो आपकी जो किलोवाट घंटा में उसकी ऊर्जा को निकालिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको वाट जितना होगा वो रखना होगा, जितने घंटे जलता है वो रखना होगा, जितने दिन 1 महीने जल रहा है तो वहाँ पे 30, और अगर जितनी चीज़ें लगी रहती हैं उसका मान 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिटों की संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं और देखने को मिलेगा, निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक से क्वेश्चन बनते हैं, F बराबर आई वी एल साइन थीटा, जहाँ B क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है बहने वाली धारा, L क्या है उस कोई भी जो आपका चालक तार रखा है उसकी लंबाई, और साइन थीटा किस एंगल से वो रखा हुआ है ये। तो ये पूछते हैं कि कोई चालक तार है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तब उस पर लगने वाला बल कितना होता है ये आपको बताना है। तो सीधा सा अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जब कोई चालक तार किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, कैसा थीटा एंगल बनाते हुए, और उसकी लंबाई L है और उसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है, तब उस पर लगने वाला जो बल होता है वो F निकल के आता है आई वी एल साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B बता देना, F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बता देना, F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A बता देना है, और जो थीटा है वो डायरेक्टली जो आपका साइन थीटा है साइन जे आके निर्भर करता है। तो F बराबर आई वी एल साइन थीटा सीधा सा निकल के आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को आपको ये मिल सकता है। इससे B निकालना होगा तो हम इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से B निकल के आ जाएगा। सेम ये बायो-सैवर्ट का नियम है आपका। बायो-सैवर्ट कभी आपसे पूछे कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर देना है कि बायो-सैवर्ट, या फिर ये पूछेंगे कि किसी चालक तार में जब धारा बही जाती है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करो। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर निकल के आना है कि जो किसी भी चालक तार में जब करंट को फ्लो कराते हैं उससे उसके मध्य बिंदु यानी कि उसमें से हम थोड़ी सी जो पार्ट है उसको ले लेंगे, जैसे ये चालक तार है उसकी लंबाई थोड़ा सा हम मीडियम ले लेंगे, इतना छोटा सा इसका पार्ट ले लेंगे, वो डेल्टा L है इसकी लंबाई। यहाँ से मान लिया किसी पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जो थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R है। तब जो B है वो निर्भर करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I पे निर्भर करेगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R पे निर्भर करेगा और R स्क्वायर पे, और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R पे निर्भर करेगा, और जो है साइन थीटा पे ऐसे निर्भर करेगा। तो आपका जो B आएगा उसको तीनों को ऐड करके सीधा आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसको आसानी से आप कर सकते हो, निश्चित देखने को मिल सकता है। सेम ये वाला भी इसी से निकला हुआ ड्राइव क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो F बराबर क्यू वी साइन थीटा है, इसमें क्या है, जो आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई वेग v है उससे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब उस पर एक बल काम करता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं। कभी कभी सीधा आता है क्वेश्चन कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो लॉरेंज बल में क्या लिखना होगा, जब कोई आवेश जिस पर q आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है और जिसका वेग कितना है v,
ठीक है। और लंबवत गति करता है तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा रख देंगे, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है बराबर QBB साइन थीटा निकल के आता है। ये आपसे ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फाई बराबर BA क्या होता है? फाई यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, फाई यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली, अगर क्षेत्रफल का मान कितना करते हैं 1, तो एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जो आपका ये क्या है, ई मतलब विद्युत वाहक बल, ई मतलब विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है विद्युत वाहक बल? ये होता है विद्युत वाहक बल कि विद्युत वाहक बल होता है कि अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर क्या, E बराबर -dφ/dt का क्या मतलब है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो वो भी उसकी माइनस दर के साथ, तो उसमें एक क्या बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम भी है। क्या है ये? फैराडे का द्वितीय नियम। कभी फैराडे का प्रथम नियम पूछें तो आपको लिखना है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक धारा बहने लगती है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और फैराडे का द्वितीय नियम ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी ऋणात्मक दर किसके बराबर होती है? विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। चुंबकीय फ्लक्स और आपका विद्युत वाहक बल या फिर फैराडे के द्वितीय नियम और प्रथम नियम क्या क्या होते हैं आपको लिखना होगा, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर ये आपको लिख देंगे। इतनी सी बातें, 16-17 मिनट का वीडियो निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काम का सिद्ध होगा, बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखते हो, बार बार इसको इन्हीं अगर देख लेते हो, तो निश्चित ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छा आप कर सकोगे, ऐसा आशा और विश्वास दिलाते हैं। और निश्चित अगर आपने कड़ी मेहनत की होगी, अपनी मेहनत अगर आपने बहुत अच्छी की होगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपनी जो आपने गुरुओं से आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उन पर विश्वास कीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस तरीके से आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियो आपके साथ आते रहेंगे। निश्चित ही अभी जल्द ही आपके सामने पूरा क्विक रिवीजन, पूरी फिजिक्स कक्षा 10th की आपके सामने होगी कुछ ही दिनों में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।